हमारा जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, संक्षारण और विकृत गंधिता। इतने टॉपिक्स पर आज हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उपचयन क्या होता है, किस तरह के अभिक्रिया को उपचयन को ही हम लोग ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। तो किस तरह के अभिक्रिया को हम उपचयन बोलते हैं और किस तरह के अभिक्रिया को हम अपचयन बोलते हैं या अवकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं उपचयन ऑक्सीकरण, जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। उपचयन या ऑक्सीकरण, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो उपचयन का मतलब होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन हटता हो, मतलब हाइड्रोजन का ह्रास होता हो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन हटता हो, या जो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, अर्थात एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन हटता हो, जिसको हम ह्रास भी बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता हो। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन हटता हो या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो। फिलहाल आप ये दो डिफिनीशन याद रखिएगा, ये वाला। और ये डिफिनीशन जो है ना, ये बहुत पहले से डिफिनीशन आ रहा, परिभाषा आ रहा नहीं, लेकिन जिसे हम एंशिएंट डिफिनीशन बोल सकते हैं। लेकिन मॉडर्न डिफिनीशन आप लोगों को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, आगे जा करके पढ़ना है। तो जो ऑक्सीजन, जो आपका उपचयन अपचयन का जो आजकल का, जिसको मॉडर्न डिफिनीशन कहते हैं, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये डिफिनीशन जो है ये फेल्योर है, मतलब ये असफल है। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रॉपर्टीज का पालन नहीं करता है। लेकिन हमें 10th क्लास के लेवल तक ये जो डिफिनीशन है, इसी को हमें क्या करना है, फॉलो करना है। तो चलो देखते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हमने पहला उदाहरण लिया, एक रिएक्शन लिया, मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से, मैग्नीशियम का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से, ये बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नहीं हो सकता है कि इसको खुला हवा में रखा गया हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत चढ़ गया हो, या हो सकता है कि मैग्नीशियम के फीता हो, इसे ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया गया हो, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्रोत चूर्ण होगा। लेकिन है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही नहीं। अच्छा जी, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराया गया ऑक्सीजन का, ये बन गया MgO। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुट रहा है। देखो यहाँ पर इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुट करके MgO बन गया। Mg अलग था, O अलग था, दोनों जुट गया यहाँ पर। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। क्या हो रहा है? तो हम कहेंगे कि ये अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है इसमें। तो हमारा डिफिनीशन क्या है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटे, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटे, उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में Mg में ऑक्सीजन जुट करके MgO बन गया, अर्थात इसे हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ये हो जाएगा आपका उपचयन, और इसी को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। अब सवाल ये है, यहाँ पर देखो दूसरा एग्जांपल, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ करके CuO बना रहा है, कॉपर का ऑक्साइड बना रहा है।
कॉपर में ऑक्सीजन जुट करके कॉपर का ऑक्साइड बना रहा है, नहीं तो इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। Cu में ऑक्सीजन जुट करके CuO बनाया, तो हम क्या कहेंगे कि इस अभिक्रिया में भी ऑक्सीजन जुट रहा है, अर्थात ये भी एक उपचयन अभिक्रिया हो गया, नहीं हो गया। अच्छा, तो ये भी एक उपचयन अभिक्रिया हो गया। अच्छा ये अब देखो, इसमें H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन हम क्लोरीन गैस से कराते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर बन रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, H2S है और H2S से S बन गया। देखो यहाँ पर क्या बन गया, तो इसमें से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन। इसमें से क्या निकल रहा है, इसमें से हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, नहीं तभी डिफिनेशन क्या है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें से हाइड्रोजन हटे, तो उस अभिक्रिया को भी हम क्या कहते हैं, चयन अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लो, इसमें से H2S से H हट करके सिर्फ S रह गया, इसका मतलब H2S से H हट रहा है, इसका मतलब हो गया कि इस अभिक्रिया को भी इस डिफिनीशन के हिसाब से हम इसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारा देखो, यहाँ पर भी H2S से हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से यदि करा दें, तो यहाँ पर सल्फर H2O बन रहा है। फिर इसमें भी देखो, ये H2S है और यहाँ पर क्या बन गया, S, तो इस H2S से H क्या हो गया, गायब हो गया, हट गया, ह्रास हो गया। तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन हटे या ह्रास हो, उस अभिक्रिया को भी हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, नहीं। फिर यहाँ पर देखो आप, ये सोडियम है, तो सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11, तो वो अक्रिय गैस का जैसा होना चाहेगा। तो सोडियम के नजदीक कौन है, नियोन है, नहीं तो नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है, 10। तो इस स्थिति में सोडियम को नियोन के जैसा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सोडियम के पास त्यागने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, क्या कर सकता है, अर्थात ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, आपको हम बता चुके हैं कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण करे, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर्टीज उत्पन्न हो जाता है। उस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं आयन। क्या कहते हैं, आयन। मतलब उसका गुण बदल जाता है, उसके अंदर खींचने का या धक्का देने का प्रॉपर्टीज आ जाता है, नहीं तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर्टीज आएगा, उस प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं आयन। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके ऊपर आ जाता है धन आयन, क्या जाता है, और धन आयन को हम लोग दिखाते हैं प्लस से। किसे दिखाते हैं, प्लस से दिखाते हैं। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ये, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सोडियम का भी क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागे उसका भी क्या होगा, उपचयन होगा। तो अधिकतर धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो धातुओं का अधिकतर क्या होता है, उपचयन होता है। क्या होता है, उपचयन। अधिकतर धातुओं के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, जिनको त्याग करके अब वो अक्रिय गैस के जैसा होना चाहेगा। तो इसीलिए अधिकतर धातुएं जो होती है वो क्या होती है, उसका उपचयन होता है। क्या होता है, उपचयन होता है। तो ये हो गया हमारा उपचयन का 3 डिफिनीशन। चलो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन हटे, इसे हम उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, नहीं कहते हैं। याद हो गया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, चयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल भी हमने देखा। अब प्रश्न ये उठता है
कि Mg में ऑक्सीजन जुट रहा है, इसका मतलब MgO बन रहा है, तो इसका मतलब उपचयन क्रिया हो गया। तो ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, जल्दी से बोलो, ये ऑक्सीजन किस में जुट रहा है? तो हम कहेंगे कि इस Mg का उपचयन हो रहा है। किसका उपचयन हो रहा है इस सब क्रिया में? Mg का उपचयन हो रहा है। किसका उपचयन हो रहा है? Mg का, क्योंकि Mg में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि Mg का उपचयन हो रहा है। Mg का, और जिसका उपचयन होता है उसको हम उपचयित पदार्थ कहते हैं, ऑक्सीडाइज मैटर कहते हैं उसको, नहीं? तो इसमें कौन उपचयित पदार्थ है? Mg। किसका उपचयन हो रहा है? उपचयन मीन्स ऑक्सीजन जुड़ रहा है, नहीं? तो जिससे ऑक्सीजन जुड़ता हो उस पदार्थ को हम कहते हैं उपचयित पदार्थ, मतलब उसका उपचयन हो रहा है। तो इसमें उपचयित पदार्थ कौन हो गया? Mg। तो Mg को हम बोलेंगे उपचयित पदार्थ। उपचयित पदार्थ इसको बोलेंगे, उपचयित पदार्थ इसको हम बोलेंगे। चलो जी देखो, इसमें किसका उपचयन हो रहा है सेकंड नंबर में? Cu का। Cu से ऑक्सीजन जुट रहा है, इसमें उपचयित पदार्थ कौन हो गया? Cu। किसका उपचयन हो रहा है? किसका उपचयन हो रहा है? Cu का, मतलब Cu इसमें कौन हो गया? उपचयित पदार्थ हो गया। Cu क्या हो गया इसमें? उपचयित पदार्थ हो गया। तो इसमें जो है आपका ये Cu उपचयित पदार्थ है। Cu उपचयित पदार्थ है। चलो जी अब इसमें हम बात करते हैं। इसमें 3 नंबर में H2S से S हट रहा है, सॉरी H2S से H हट रहा है, S हो गया यहाँ पर। तो जिस अपक्रिया में H हटे, हाइड्रोजन हटे, उस अपक्रिया को हम कौन सा अपक्रिया कहते हैं? उपचयन अपक्रिया। इसका मतलब उपचयन अपक्रिया है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज हो रहा है, ये वाला चीज में देखो, अब ये Cl में हाइड्रोजन जुट करके HCl बन गया, तो इसमें हाइड्रोजन जुट रहा है, इसमें से हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हट रहा है। तो हम कह सकते हैं ना, इस अपक्रिया में हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, मतलब अभिकारक में H था, अब यहाँ से H गायब होकर के सिर्फ क्या रह गया? S रह गया, H इसमें से गायब हो गया। तो इस डिफिनीशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कौन सा अपक्रिया है? उपचयन अपक्रिया है। तो एक चीज बताओ, किसमें से H हट रहा है? किसमें से? H2S से। कौन से पदार्थ से H हट रहा है? किसे? इसका मतलब ये H2S उपचयित पदार्थ है। क्या चीज है? उपचयित पदार्थ है, मतलब इसका उपचयन हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका उपचयित पदार्थ हो जाएगा। किसमें से H हट रहा है? H2S से। इसका मतलब H2S जो है आपका उपचयित पदार्थ है। आपका बोर्ड में ऐसा ही इक्वेशन दे देगा और पूछेगा कि इसमें कौन उपचयित पदार्थ है, तो इसमें से हाइड्रोजन हट रहा है, इसका मतलब उपचयित पदार्थ है। इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, उपचयित पदार्थ है। इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, उपचयित पदार्थ है। इसमें देखते हैं H2S से S हो गया, नहीं, इसमें से हाइड्रोजन हट रहा है, मतलब ये हो गया उपचयित पदार्थ हो गया। ये क्या हो गया? उपचयित पदार्थ हो गया, नहीं? तो इसमें H2S क्या हो गया? उपचयित पदार्थ हो गया। इसमें कौन उपचयित पदार्थ हो गया? ये वाला, इसी का उपचयन हो रहा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? हट रहा है, ये आपका हो गया उपचयित पदार्थ हो गया। ये हो गया उपचयित पदार्थ हो गया। कोई दिक्कत? तो वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, हाइड्रोजन का ह्रास हो, नहीं, उसे हम उपचयन अपक्रिया कहते हैं, उसे हम उपचयन अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा अपचयन या अवकरण। तो सेम इसका उल्टा होता है, नहीं? इसमें क्या होता था? ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें होगा हाइड्रोजन का जुड़ना, इसमें हाइड्रोजन का हटना, इसमें ऑक्सीजन का हटना, और इसमें इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता था,
अब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुटे या ऑक्सीजन हटे, हाइड्रोजन जुटे या ऑक्सीजन, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन या अवकरण क्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन हटे या इलेक्ट्रॉन जुड़े, है कि नहीं। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो चलो देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। Cl2 + H2O, क्लोरीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, ये बनता है HCl। क्लोरीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या बनता है, HCl। तो देखो इस क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट गया, नहीं तो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट करके HCl बन रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुट रहा है, नहीं जुट रहा है। तो कौन सा अभिक्रिया हो गया, ये अपचयन हो गया। कौन सा अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन में हाइड्रोजन जुट रहा है। तो देखो ना, ये सी यहाँ प्लस था, अब ये दोनों मिलकर के Cl हो गया। तो क्या हो गया, पहले यहाँ अभिकारक में Cl2 + H2 अलग अलग था, अब ये जुट करके Cl हो गया। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन में हाइड्रोजन जुटा, नहीं क्लोरीन में हाइड्रोजन जुटा। तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ता हो, नहीं तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन या अवकरण। इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। फिर यहाँ पर देखते हैं CuO + C। अब इसमें देखो इधर क्या था, इधर क्या हो गया। तो यहाँ पर CuO था, यहाँ पर Cu हो गया। इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन हट गया, दिख रहा है यहाँ पर CuO + C। तो क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन हट जाएगा, इसका मतलब ये वाला डिफिनेशन, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हटे उस अभिक्रिया को भी हम अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये भी अपचयन अभिक्रिया हो गया या अवकरण अभिक्रिया हो गया। अब इस पे फोकस करते हैं। Na+H2 सोडियम और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया जाता है तो सोडियम हाइड्राइड बनता है। तो देखो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुट रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका मतलब ये भी अपचयन अभिक्रिया हो गया। इसमें देखो पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है, ये टूट करके पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है। तो इसमें क्या हो गया, देखो तो KClO3 था, इसमें से ऑक्सीजन हट गया, नहीं हट गया, ये वाला था, अब ये वाला चीज बन गया, ये वाला चीज बन गया। मतलब इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। इसका मतलब ऑक्सीजन का हटना, ये भी क्या चीज है, अपचयन अभिक्रिया। देखो यहाँ पर Na+, प्लस का मतलब हो गया एक प्लस है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है। इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो फिर Na हो जाएगा, 11 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास, 10। इसको एक इलेक्ट्रॉन हम दे दिए तो क्या हो गया, Na नहीं हो गया। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्टर है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, याद रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें पहला में किसका अपचयन हो रहा है, किसमें हाइड्रोजन जुट रहा है। पहला में किसमें हाइड्रोजन जुट रहा है, क्लोरीन में। एक क्लोरीन आपका हो गया अपचयित पदार्थ, किसका अपचयन हो रहा है, क्लोरीन का। तो क्लोरीन हो गया अपचयित पदार्थ। इसमें CuO से Cu हो गया, तो किसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, CuO से ऑक्सीजन हट रहा है। तो जिसमें से ऑक्सीजन हटे वो अपचयित कहलाता है। तो ये पदार्थ अपचयित है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, ये हो जाएगा अपचयित पदार्थ हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो सोडियम में हाइड्रोजन जुट रहा है, तो किसका अपचयन हो रहा है, Na का अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर Na का क्या हो रहा है, अपचयन, मतलब अपचयित पदार्थ है। इसमें देखो किसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, इसमें से, ये हो गया आपका अपचयित पदार्थ हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका मतलब इसका हो रहा है अपचयन। तो अधिकतर
अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो अधिकतर अधातुओं का क्या होता है, अपचयन। मतलब अधातुएं अपचयित पदार्थ है, कार्बन को छोड़ करके। नहीं तो आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन उपचयित पदार्थ है या अपचयित पदार्थ है? क्लोरीन क्या चीज है, धातु है क्या अधातु है? अधातु है। क्लोरीन एक गैस है, तो गैस को आप पीट करके पत्थर बना सकते हो, तो फिर क्या होगा, अधातु। तो क्लोरीन अधातु है। और अधातु जो होता है वो कौन सा पदार्थ होता है, क्या होता है, अपचयित पदार्थ। अ से अधातु अ से अपचयित। नहीं तो अधातुएं क्या होती है, अब अधिकतर, सब नहीं, अधिकतर अधातुएं अपचयित पदार्थ होती है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। और धातुएं क्या होती है, इसका उल्टा, अपचयित पदार्थ होती है। तो अ से अधातु अ से अपचयित पदार्थ। नहीं तो अधिकतर अधातुएं क्या होती है, अपचयित पदार्थ होती है। क्या होती है, अपचयित पदार्थ होती है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और है जिस पर हम फोकस करते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर देखो, ये 2 नंबर एग्जाम्पल देखो, ये वाला 2 नंबर देखो आप, 2 नंबर में देखो, CuO से ऑक्सीजन हट गया। CuO से ऑक्सीजन क्या हो गया, इस अपक्रिया में ऑक्सीजन हट रहा है, तो क्या कहलाएगा, कौन सा अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया। अब थोड़ा देर के लिए फोकस करो, यहाँ पहले क्या था, C था, अब C से क्या बन गया, CO2। तो देखो इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है अपचयन। इसमें देखो ये C था, C से बन गया CO2। इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये अपक्रिया कहलाएगा उपचयन। क्या कहता है, उपचयन अपक्रिया का डिफिनीशन, जिसमें ऑक्सीजन जुट है। तो देखो तो ये कार्बन था, कार्बन C से क्या बन गया, CO2। तो यहाँ पर C में क्या जुट रहा है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि अरे भाई यहाँ पर तो दोनों हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, चयन भी हो रहा है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन। और C में ऑक्सीजन जुट रहा है तो यहाँ पर उपचयन। नहीं तो यहाँ पर जो हमें एग्जाम्पल लिए हैं इसमें दोनों तरह की अपक्रिया है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो, तो उस तरह की अपक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। क्या कहते हैं, या उपचयन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। नहीं अब आपसे कोई पूछे कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो उसे हम रेडॉक्स या उपचयन अपचयन अपक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इस एग्जांपल में देखो, फिर आप यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर H2S से H हट रहा है, देखो यहाँ पर H2S से H हट रहा है, इसका मतलब इसका हो रहा है अपचयन, ये हो गया अपचयन अपक्रिया। H2S सॉरी H2S से हाइड्रोजन हट रहा है, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन काटना, उपचयन, ये हो गया उपचयन अपक्रिया। इसमें देखो तो ऑक्सीजन में क्या जुट गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में क्या जुट गया, तो हम कहेंगे कि अरे भाई यहाँ पर तो अपचयन भी हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुट करके H2O बना दिया, नहीं बना दिया, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर उपचयन भी हो रहा है। तो ये हो गया अपचयित पदार्थ, ये क्या हो गया, उपचयित पदार्थ। इसमें से हाइड्रोजन हट रहा है, इसका हो रहा है उपचयन। इसमें हाइड्रोजन जुट रहा है, तो जिसमें हाइड्रोजन जुटे उसको क्या कहते हैं, अपचयन। इस तरह से ये दोनों तरह का अपक्रिया है, अर्थात इसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। तो इसमें अपचयित पदार्थ कौन है, इसमें इसमें अपचयित पदार्थ कौन है, जल्दी से बोलो, अपचयित ये वाला जिसमें हाइड्रोजन जुट रहा है, ऑक्सीजन में ना हाइड्रोजन जुट रहा है, ये हो जाएगा आपका अपचयित पदार्थ।
ये क्या होगा, उच्चयित पदार्थ। ये क्या होगा, उच्चयित पदार्थ होगा। आगे बढ़े तो अधिकतर अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया होता है। रासायनिक अपक्रिया में अधिकतर क्या होता है, रेडॉक्स अपक्रिया होता है। क्या होता है, रेडॉक्स अपक्रिया होता है। आगे बढ़ा जाए, चलो इसमें बोलो, ये दोनों अपक्रिया हो रहा है कि एक हो रहा है। देखो H2S से H हट करके S हो गया, तो ये हो रहा है हाइड्रोजन का इसमें ह्रास हो रहा है, इसका मतलब ये उपचयन अपक्रिया है, ये उपचयित पदार्थ हो गया। लेकिन Cl में देखो HCl हो गया, ये तो Cl में हाइड्रोजन जुट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है, इसके बीच क्या हो रहा है, अपचयन। ये हो गया उपचयित पदार्थ। ये क्या हो गया, उपचयित पदार्थ। देखो तो क्लोरीन बोले है ना कि अधातु है, इसका होगा अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम बात करते हैं आधुनिक मॉडर्न डिफिनीशन के बारे में। थोड़ा सा नॉलेज हम लोग ले लेते हैं, हालांकि यहाँ पर आपकी जरूरत नहीं है। नहीं, मॉडर्न डिफिनीशन ये कहता है कि उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया में जो विद्युत ऋणात्मक तत्वों का जुड़ना, मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रिया एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट्स हो सकता है, या कम तत्व हो सकता है, या कंपाउंड हो सकता है। कह रहा है कि एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मतलब जिस रासायनिक अपक्रिया में अधिक विद्युत ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक का मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर ऋण आयन बनता है, नहीं तो उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, तो जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व हो और वो यदि जुड़ता है तो वहां पर होता है उपचयन। जैसे देखो यहाँ पर तो अधिकतर अधातुएं जो होती है ना वो विद्युत ऋणात्मक होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण करती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद भी उसके ऊपर आयन आ जाएगा, तो ग्रहण किया मतलब उसने कर्ज लिया, मतलब उसने ऋण लिया, इसीलिए उसको बोलते हैं ऋण आयन, निगेटिविटी या निगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है, जिसको हम लोग ऋण आयन या ऋण आयन बोलते हैं। नहीं तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, मतलब ऋण लिया, आप किससे कुछ ले रहे हो तो क्या कर रहे हो, ऋण ले रहे हो, उधार ले रहे हो, कर्ज ले रहे हो, तो ऋणी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसको भी क्या बोलेंगे, ऋणी। तो ऋणी का मतलब ऋण आयन, क्या बोलेंगे, ऋण आयन, मतलब उसके ऊपर एक आयन आ जाता है, मतलब निगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आधात्वीय जो होती है वो विद्युत ऋणात्मक होती है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण करती है। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो देने वाला धनी, देने वाला धनी मनी आदमी ने किसी को कुछ देगा जी, जिसके पास कुछ रहबे नहीं करेगा वो क्या देगा, तो देने वाला धनी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर धन आयन पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, नहीं पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो अधिकतर आधात्वीय जो होती है विद्युत ऋणात्मक होती है। तो इस डिफिनीशन के हिसाब से देखो ये मैग्नीशियम हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, दोनों मिलकर के MgH2 हो गया। तो इस डिफिनीशन के हिसाब से बोलो क्या होगा, Mg में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, कुचयन हो रहा है, हाइड्रोजन जुट है, अपचयन हो रहा है। तो अपचयित पदार्थ कौन हो गया, Mg। अपचयित पदार्थ कौन हो गया, Mg अपचयित पदार्थ हो गया। इस डिफिनीशन के हिसाब से, एंशिएंट डिफिनीशन मतलब पहले वाला पुराना डिफिनीशन के हिसाब से इस Mg का हो रहा है अपचयन। लेकिन मॉडर्न जो डिफिनीशन है उसके हिसाब से कह रहा है कि यदि किसी एलिमेंट में, किसी पदार्थ में विद्युत ऋणात्मक तत्व या यौगिक जुटता हो तो वहां पर होता है उपचयन। नहीं तो देखो तो ये Mg धातु है, ये कौन सी अधातु, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व हो गया। अब यहाँ पर बन गया MgH2, मतलब ये हाइड्रोजन इसमें जुट रहा है, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व इसमें जुट रहा है। तो विद्युत ऋणात्मक यदि पदार्थ जुटता हो तो इसके हिसाब से क्या होगा, उपचयन। ये डिफिनीशन फेलियर हो गया कि नहीं हो गया,
इसके हिसाब से जिसमें हाइड्रोजन जुट है उसका होता है अपचयन, इसके हिसाब से Mg का हो रहा है अपचयन। नहीं, इसके हिसाब से कह रहा है कि यदि विद्युत ऋणात्मक यौगिक या तत्व जुड़े तो उस अभिक्रिया को हम उपचयन बोलेंगे। तो इसमें देखो ये विद्युत ऋणात्मक है क्योंकि ये हाइड्रोजन है। नहीं, हाइड्रोजन का मतलब अधातु, तो अधातु तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। ये हो गया विद्युत ऋणात्मक। ये विद्युत ऋणात्मक तत्व इसमें कंपाउंड इसमें जुट रहा है, इसका मतलब इस डिफिनीशन के हिसाब से इस अभिक्रिया को कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। किसमें जुट रहा है, तो मॉडर्न डिफिनीशन के हिसाब से ये Mg हो गया उपचयित पदार्थ, मतलब इसका हो रहा है उपचयन। क्या हो रहा है, उपचयित पदार्थ हो गया। ये हो गया गलत, अरे डिफिनीशन के हिसाब से ये गलत नहीं हो गया, इसके हिसाब से ये गलत हो गया, लेकिन ये वाला डिफिनीशन मान्य है। क्या चीज है, इसका मतलब जो नया डिफिनीशन आप पढ़िएगा तो उसके हिसाब ये डिफिनीशन आपका फेलियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो चूंकि इस लेवल में शायद 10th क्लास के लेवल तक आपको चीजें समझ में नहीं आए, इसलिए हम यहीं पर इसको छोड़ते, ये चीज आपको नहीं पढ़ना है कि नहीं, आगे जाइएगा तो इन सब चीजों को पढ़ना है। लेकिन फिर भी आपको याद रहेगा कि कुछ रूल होती है जो आगे जाकर के शोध होता है, आगे जाकर के वो रूल जो होता है फेलियर भी हो जाता है, उसमें कमियां ढूंढी जाती है और कमी ढूंढ करके कहा जाता है कि देखो इसमें ये कमी है, ये परफेक्ट है कि नहीं। तो उसके बाद से उस रूल को त्याग दिया जाता है। त्याग देने का मतलब बिल्कुल छोड़ नहीं दिया जाता है, उसको लेकर के चलते हैं जिस लेवल तक वहां तक उसको चलाना है, जहां तक बच्चों को समझ में आ जाए, उसके बाद आगे जाकर उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो आगे जाइएगा तो इसके हिसाब से ये वाला हमारा जो डिफिनीशन है यही हमारा चलेगा। तो फिलहाल थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नोट में लिख दिया अधातुएं धातुएं की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। नहीं, मतलब जितनी अधातुएं होती है वो विद्युत ऋणात्मक होती है। अब विद्युत ऋणात्मक जब अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व या यौगिक किसी तत्व से जुड़ता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। चलो जी, अब हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्सीकारक। अभी पढ़े थे ऑक्सीकरण, आइए ऑक्सीकारक, दोनों में पहले अंतर समझो। अभी आप पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण या उपचयन, ये टॉपिक क्या है, ऑक्सीकारक या उपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीकारक या उपचायक। पहले क्या पढ़े थे, ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन। अभी क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीकारक या उपचायक, दोनों में अंतर फील हो रहा है। हाँ, तो चल देखते हैं ऑक्सीकारक या उपचायक का डिफिनीशन क्या होता है। कह रहा है जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक का अवकरण होता हो, क्या होता हो, अवकरण होता हो या अपचयन होता हो, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक या अवकारक। नहीं, अधिकतर अधातुएं क्या होती है, ऑक्सीकारक या उपचायक होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं, सॉरी उपचायक बोलते हैं। मतलब समझो, जिसका अवकरण हो रहा है, बात समझो। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये वाला इसमें किसका अपचयन हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है, जल्दी से बोलो, Cl2 का। नहीं, तो Cl2 उपचायक कहलाएगा। मतलब कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का क्या होता हो, देखो यहाँ पर उल्टा, देखो यहाँ पर ये ऑक्सीकारक है मतलब उपचायक है, तो अपचयन होता हो। वैसी जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक का अपचयन होता हो, तो जो अपचयित पदार्थ है ना उसी को हम ऑक्सीकारक कहेंगे। अपचयित पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं, इतना याद रहेगा। अपचयित पदार्थ को क्या कहते हैं,
ऑक्सीकारक या उपचायक कहते हैं। किसका? अपचयित पदार्थ। जिस पदार्थ का अपचयन हो रहा है वो ऑक्सीकारक है। तो देखो इसमें किसका अपचयन हो रहा है? इसका मतलब Cl2 अपचायक है। क्या चीज है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कि हमारा Cl2 कौन सी है? हाँ, Cl2 अपचायक या ऑक्सीकारक है। ये अपचायक है। क्या चीज है? अपचायक या ऑक्सीकारक है। फिर यहाँ पर देखो इसमें किसका अपचयन हो रहा है? CuO का। ये अपचयित पदार्थ है, तो अपचयित पदार्थ को ही तो ऑक्सीकारक कहते हैं। अपचयित पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। इसका मतलब इसमें हम कह सकते हैं 2 नंबर में कि CuO क्या चीज है? अपचायक है। क्या चीज है? अपचायक है। देखो सोडियम में हाइड्रोजन जुट रहा है तो सोडियम का क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या कहेंगे? ये भी अपचायक है। क्या चीज है? तो यहाँ पर सोडियम भी कौन सी हो जाएगा? अपचायक हो जाएगा। हर समझ? अच्छा, इसका उल्टा देखो इसमें होता अकारक। तो सेम इसका उल्टा, जिसका उपचयन हो वो कहलाता है अकारक या अपचायक। जिसका उपचयन होगा वो कहलाता है अकारक या अपचायक। उपचयन जिसका हो अपचायक कहलाता है, जिसका उपचयन होगा वो अपचायक कहलाता है। तो देखो किसका उपचयन हो रहा है? ऊपर देखो Mg का उपचयन हो रहा है, मतलब Mg जो है वो क्या चीज है? अपचायक है। क्या चीज है? क्योंकि इसका उपचयन हो रहा है, तो जिसका उपचयन अपचायक नहीं, जिसका उपचयन जिसका उपचयन हो जिसका उपचयन हो वो कहलाता है अपचायक। अपचायक उल्टा होता है। और जिसका अपचयन हो, क्या चीज हो? जिसका अपचयन हो उसको हम कहते हैं उपचायक। क्या कहते हैं? उपचायक। उल्टा होता है इसमें। क्या कहते हैं? उपचायक। तो आपसे कोई पूछे ये H2S जो है उपचायक है कि अपचायक है? H2O का क्या हो रहा है? उपचयन। तो उपचयन है तो अपचायक है। ये उपचयित पदार्थ है, इसका उपचयन हो रहा था, अपचायक कहलाएगा। नहीं, इसमें देखो Cu का क्या हो रहा है? अपचयन। तो अपचयन है तो ये उपचायक है। ये एग्जाम में आपको इस तरह का दे देगा, कहेगा बताएं कि इसमें कौन उपचायक है कौन अपचायक है। बाकी डिटेल्स में हम लोग जब फिर से रिवीजन करेंगे नहीं तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा अब यहाँ पर देखिए हम नोट पर लिख दिया गया है कि अपचायक एवं उपचायक दोनों जैसा व्यवहार करने वाले कुछ पदार्थ हैं जो उपचाय का भी काम करते हैं अपचाय का भी काम करते हैं। ये वाला चीज SO2 हो गया, H2O2 हो गया, O3 हो गया, HNO2 हो गया, HNO2 हो गया। ये हो गया हम लोगों का उपचयन और अपचयन हो गया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो है संक्षारण। क्या चीज? संक्षारण। तो मिटाएं इसको। हम्म, आगे बढ़े। बोलिए। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संक्षारण।
नहीं, संक्षारण, कोरोजन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप लोग धातु को देखे होइएगा, मेटल्स को, धातु को हम लोग जैसे लोहा हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, नहीं, हम इन चीजों को कुछ देर तक, कुछ दिनों तक हम बाहर खुला हवा में रख देते हैं, जहां पर नमी हो, क्या चीज हो, नमी हो। तो खुला हवा में और नमी की स्थिति में उसको हम छोड़ देते हैं, तो देखते हैं कि लोहे के ऊपर एक भूरा रंग का परत चढ़ जाता है। नहीं, चांदी को छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि उसके ऊपर कालापन आ जाता है कुछ दिनों के बाद। और तांबा को छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर देखते होइएगा कि हरा रंग का एक अवांछनीय परत जो होता है, क्या होता है, चढ़ जाता है, ग्रीन कलर का, हरा कलर का। तांबा को हम कुछ दिन तक छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा हरापन टाइप का एक परत जो होता है, क्या होता है, चढ़ जाता है। तो ये जो परत चढ़ता है ना, इस परत का चढ़ना ही कहलाता है संक्षारण। ये परत जो होता है किसी काम का नहीं होता है, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं अवांछनीय। क्या बोलते हैं, अवांछनीय परत, मतलब यूजलेस, बिना काम का परत। तो क्या होता है, जब किसी धातु को हम वायु और नमी, नमी का मतलब जहाँ पर आर्द्रता हो, ह्यूमिडिटी हो, के उपस्थिति में छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप कुछ अवांछनीय परत चढ़ जाते हैं। तो इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जब धातु को नमी, नमी, आर्द्रता, वायु, एसिड आदि की उपस्थिति में हम छोड़ देते हैं, तो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप उसके ऊपर अवांछनीय परत चढ़ जाता है, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि लोहे को हम लोग पेंट करते हैं, घर में जो लोहा वगैरह यूज करते हैं हम लोग, तो उसको पेंट करते हैं। नहीं, तो पेंट करने के पीछे रीजन क्या है कि चूंकि हमारा वो लोहा जो हमेशा वायु के संपर्क में रहेगा, तो वायु के संपर्क में रहता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के फलस्वरूप ऑक्साइड का उसके ऊपर एक परत चढ़ जाता है जो भूरा रंग का होता है, जिसे हम जंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जंग कहते हैं उसे। ठीक है। और वो जंग जो होता है ना, वो बिना काम का होता है। जंग लगेगा, कुछ दिनों के बाद तो जंग उसमें से झड़ जाएगा, फिर जो परत परत बचेगा उसके ऊपर फिर वो जंग लगेगा, फिर वो झड़ जाएगा। ऐसे करते करते हमारा लोहा जो है, जो लोहे से जो हम चीज बनाए हैं, वो लोहा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो टोटली क्या होगा, लॉस होगा। नहीं, तो इस जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट करते हैं तो होता क्या है कि लोहे के ऊपर आपने पेंट कर दिया, ये हवा के संपर्क में पहले लोहा था, जब पेंट कर दिया तो लोहा और वायु के बीच में ये पेंट आ गया, तो लोहा और वायु का संपर्क क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस तरह से जंग लगने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, जंग लगने से बच जाएगा। इसका प्रैक्टिकल करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप क्या करो, एक प्रखनली ले लो। क्या ले लो, प्रखनली ले लो, और प्रखनली में आप लोहे का कील डाल दो। लोहे का क्या करो, कील डाल दो। नहीं, इसमें क्या करो कि आप पानी रख दो। क्या रख दो, यहाँ पर हवा है, कौन सी है, यहाँ पर इतना दूर में ये पानी हो गया इधर, ये हवा है, ऊपर से हम बंद कर देते, ऊपर से क्या कर देते हैं, कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं। एक दूसरा प्रखनली ले लो, एक दूसरा ट्यूब ले लो। नहीं, अब इसमें क्या करो, यहाँ से इसमें भी आप एक लोहे का कील ले लो, लोहे का कील ले लो, और इसमें क्या करो, आप पानी डाल दो। इसमें क्या कर दो, पानी डाल दो, और इसके ऊपर एक तेल डाल दो, यहाँ पर थोड़ा सा तेल की यहाँ पर मात्रा, यहाँ पर तेल डाल दो यहाँ। ये वायु है, ये कौन सी है, ये वायु। और ऊपर से क्या कर दो, बंद कर दो।
ऊपर से क्या कर दो, बंद कर दो। दूसरा हम ले लेते हैं, यहां भी हम क्या करते हैं कि लोहे का की ले लेते हैं, लोहे का की ले लेते हैं और इसके अंदर पानी डाल देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा हम क्या करेंगे, ज्यादा डाल देंगे। और यहाँ से हम हवा को क्या करेंगे, निकाल देंगे। हवा क्या करेंगे, निकाल देंगे। यहाँ इसको हम बंद कर देंगे। ये हो जाएगा वैक्यूम, माना निर्वात, मतलब इसमें से हवा को निकाल दिया गया, हवा को निकाल दिया गया। अब कुछ दिनों के बाद हम वाच करेंगे तो इसमें हम देखेंगे, इसमें जल है, इसमें कौन सी है, जल है, और ये हो गया हवा, कौन सी हो गया, हवा, ऊपर से सब बंद है। तो कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि इसमें आपका जंग लग गया रहेगा। इसमें तेल है, कौन सी है, तेल का मतलब हवा से पानी का संपर्क नहीं है, तेल बीच में आ गया तो हवा से पानी का संपर्क नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि फिर भी इसमें जंग लग गया। ये हवा के संपर्क में नहीं है, सिर्फ जल के संपर्क में, ये दोनों के संपर्क में है। ये चलो इसका कुछ भाग हवा में रखते हैं और कुछ भाग जो है पानी में रखते हैं यहाँ पर। नहीं तो इसमें भी जंग लग गया, तेल है तो हवा से तो संपर्क खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें जंग लग गया। और इसमें निर्जल, मतलब इसमें निर्जल जल है और कैल्शियम क्लोराइड है। और ये बीच में कौन सी है, वैक्यूम है। तो जैसे ही कैल्शियम क्लोराइड को हम डालते हैं ना, तो इसमें उपस्थित जल को सोख लेता है। क्या करता है, मतलब इसको जल नहीं मिलेगा, जल इसको, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें जंग नहीं लगा, जंग। तो इससे हम एक चीज फील करते हैं कि जंग लगने के लिए जल जरूरी है, हवा जरूरी है। नहीं, यहाँ पर जल और हवा दोनों मिला तो भी जंग लग गया। इसमें हवा नहीं मिला लेकिन जल मिला तो भी जंग लग गया। और इसमें न तो जल मिला और न तो हवा मिला, तो दोनों की अनुपस्थिति में इसमें जंग नहीं लगेगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जंग लगने के लिए या अवांछनीय परत चढ़ने के लिए जरूरी है कि वो धातु जो है हवा के संपर्क में आए और जल या जल के संपर्क में आए या दोनों के संपर्क में आए, तो ही जाकर के ऊपर जो अवांछनीय परत है वो क्या होगा, लगेगा। तो अवांछनीय परत में होता क्या है कि धातु जो होता है वायु या जल के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद ऑक्साइड के क्या करता है, परत चढ़ जाता है और वो परत बिना काम का होता है, जिसे हम कहते हैं अवांछनीय परत। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। तो संक्षारण से बचने के लिए हम कौन कौन सा काम करते हैं, पेंट कर देते हैं, नहीं उसके अलावा ग्रीज लगा देते हैं, नहीं उसके अलावा यशद लेपन की क्रिया करते हैं, एनोडीकरण की क्रिया करते हैं। नहीं तो यशद लेपन में क्या होता है कि धातुओं को जास्ता पिघला करके धातुओं को उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो जास्ता का परत उसके ऊपर चढ़ जाता है। ये काम अधिकतर हम लोहा और स्टील के साथ करते हैं। जैसे आप साइकिल का हैंडल वगैरह बनता है तो लोहे का होता है, तो उसको क्या किया जाता है, जास्ता के अंदर जो होता है पिघला करके जास्ता उसके अंदर डाल दिया जाता है, जिसके चलते जास्ता का परत क्या हो जाता है, चढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं यशद लेपन। क्या बोलते हैं, यशद लेपन या जस्तीकरण। जस्तीकरण तो लोहा या स्टील को जस्ता को पिघला करके उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो उसके ऊपर जस्ते का परत चढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं जस्तीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जस्तीकरण। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं विकृत गंधिता। किसकी बात कर लेते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता की हम बात कर लेते हैं। आप लोग देखते होइएगा कि वासा मतलब जो खाद्य पदार्थ तेल में बना हो, किस चीज में, तो तेल में जो बना हुआ रहता है और या जिसमें वासा होता है, क्या होता है, वासा होता है, तो वो पदार्थ कुछ दिन तक हम रख देते हैं तो उसका स्वाद और गंध दोनों क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। दोनों क्या होता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। मतलब जब कोई खाद्य पदार्थ, जब कोई ऐसे बोलो, जब कोई वासा युक्त या तैलीय मतलब तेल में तला हुआ
नहीं, वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आता है तो उसका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाता है। जब वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आता है तो उसका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृत गंधिता, या इस घटना को, इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता बोलते हैं। मतलब होता क्या है कि वासा का पहचान कैसे करोगे? कोई पदार्थ हो आपके पास, खाने वाला चीज हो, और उसको ऐसे मसलोगे, ऐसे अब मसलने के बाद जो है तेल के जैसा आपके हाथ में लगे, नहीं, ऐसे मसलने के बाद ऐसे तेल के जैसा आपके हाथ में ऐसा दिखे, लगे, तो आप फील करना कि उसके अंदर क्या चीज है? वासा है। क्या चीज है? वासा है। आगे हम लोग कार्बन में डिटेल्स में पढ़ेंगे वासा वगैरह के बारे में। नहीं, तो जिस पदार्थ में वासा हो या जो तैलीय पदार्थ हो, जिसको तेल में तल करके बनाया गया हो, तो कुछ दिन तक रखते हैं तो वायु के संपर्क में आता है तो धीरे 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 उसका स्वाद और गंध दोनों क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। तो क्यों होता है? ऑक्सीजन के जुड़ने से, मतलब उपचयन के कारण होता है। क्योंकि जब ऑक्सीजन जुड़ता है वसा वगैरह से तो एक विषैला पदार्थ बनाता है, जिसके चलते स्वाद और गंध दोनों क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो उपचयन को हम रोक दें तो हमारा खाद्य पदार्थ खराब नहीं होगा। मतलब हवा का संपर्क उसे क्या करे? काट दे। तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए हम लोग कुछ उपाय कर सकते हैं। नहीं, इसको फ्रीजिंग करते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है। नहीं, और वायु से संपर्क भी क्या हो जाता है? काट करके। नहीं, या उसको आप प्रकाश से आप मतलब उसको थोड़ा ठंडा जगह पर रख दो। ये सब चीजें अपना करके हम विपरीत गंधिता से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। मेन चीज है हवा से संपर्क क्या करना? खत्म करना। हवा से संपर्क खत्म कर दो, क्या हो जाएगा? स्वाद और गंध दोनों खराब जल्दी से नहीं होगा। और इसी प्रक्रिया को जो ब्रांडेड कंपनियां जो फूड वगैरह जो तैयार करती है, जो पैकेज के रूप में आपको सप्लाई करती है, तो वो क्या करती है? वहां से ऑक्सीजन निकाल देती है और ऑक्सीजन के जगह पर उसमें कुछ गैसें भर देती है, जिसमें नाइट्रोजन गैस फेमस होता है। नाइट्रोजन गैस भी कम क्रियाशील होता है, मतलब वसा से रिएक्शन कम करता है, इसीलिए उसके अंदर जो होता है पैक कर दिया जाता है ऑक्सीजन को निकाल करके, और कुछ दिन तक वो चलते रहता है। जैसे आप लोग चिप्स वगैरह खाते हैं तो देखते होइएगा कि इतना सा रहता है अमाउंट, और उसको हवा भर करके गुब्बारे के जैसा कर देता है। नहीं, तो हम लोग क्या लगता है बहुत सारा अमाउंट है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर वो एक्चुअली हवा भरा रहता है। और कौन सा हवा? नाइट्रोजन गैस। कौन सा? क्यों? ऑक्सीजन निकाल करके और नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि उसका उपचयन नहीं हो। मतलब ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा तो तला हुआ चीज है, उसका स्वाद और गंध दोनों क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो उसे बचने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया जाता है।